हेलो एवरीवन, वेलकम टू 99 नोट्स। आज हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं 6 जून के, और आज हम अपनी नई वेबसाइट पर हैं। वेबसाइट का लुक थोड़ा सा चेंज हो चुका होगा, आप अगर ध्यान दें तो करंट अफेयर्स पे आप यहाँ जाएंगे, डेली करंट अफेयर्स पे जाएंगे और आप इस पेज पर आएंगे। यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स, डेली मेंस आंसर राइटिंग, डेली क्विज, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास जो ये कर सकते हैं। हम डेली करंट अफेयर्स करते हैं हमेशा की तरह। इस पेज पर आते हैं, आप अपना जो डेट है, जिस डेट का आपको करंट अफेयर करना है, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और आपको यहाँ पे एक कैलेंडर वगैरह भी मिल जाएगा जिससे आप चूज़ कर लेंगे। ये स्क्रीन मोड है इसलिए इस पर नहीं दिख रहा, अगर आप मोबाइल मोड पर खोलेंगे तो दिख जाएगा। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। With bad news from Cassini, is dark matter's main rival theory dead? तो क्या है कि डार्क मैटर है क्या, आपको ये समझना होगा। देखिए क्या है कि जो हमारी गैलेक्सीज़ हैं वो किस तरीके से बिहेव करती हैं। ऑब्वियसली गैलेक्सी के बीच में एक बहुत ही हाई डेंसिटी का एक मास होता है जिसके अराउंड जो गैलेक्सीज़ के स्टार्स हैं वो सब स्पायरल करते हैं। जैसे सन के अराउंड प्लैनेट स्पायरल करते हैं, ऐसे ही गैलेक्सीज़ का सेंटर होता है, जनरली एक ब्लैक होल होता है इनफैक्ट, जिसके अराउंड स्टार्स सर्कल करते हैं। ठीक है, और जनरली मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, तो फिर काइंड ऑफ उनका जो राउंड मोशन है उसको ऑर्बिट की जगह हम बोलते हैं स्पाइरल करते हैं। ठीक है, एनीवे जिस तेज़ी से ये स्पाइरल मोशन होना चाहिए था वो उस तेज़ी से अक्सर नहीं होता है, और इसके लिए थ्योरी दी जाती है कि हो सकता है कोई इनविजिबल मैटर है जो कि हम देख नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से स्लो डाउन है। इसी तरीके से हो सकता है कोई इनविजिबल एनर्जी है जो चीज़ों को स्लो डाउन कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। इन सारी थ्योरीज को देखने के लिए, मतलब न्यूटन्स के जब हम लॉ लगाएंगे तो उस हिसाब से हम एग्जैक्ट मोशन नहीं निकाल पा रहे हैं गैलेक्सी का, और इसलिए डार्क मैटर और इन सब की थ्योरी आई थी। तो क्या है, इंट्रोडक्शन टू गैलेक्टिक मिस्ट्रीज। गैलेक्टिक रोटेशन एनोमली, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज इन एस्ट्रोफिजिक्स इज द डिस्क्रिपेंसी इन रोटेशनल स्पीड ऑफ गैलेक्सीज। गैलेक्सीज रोटेट मच फास्टर देन प्रेडिक्टेड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो जो न्यूटन ने प्रेडिक्ट करा उससे तेज घूमती हैं गैलेक्सीज व्हेन अप्लाइड टू देयर विजिबल मैटर। तो जब भी हम न्यूटन के जो लॉज हैं, जो विजिबल मैटर हमें जो दिख रहा है मैटर, उस पर अप्लाई करेंगे, उससे ज़्यादा तेज़ी से घूम रही हैं। अगर ज़्यादा तेज़ी से घूम रही है तो ज़रूर हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा मास हो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, जब भी ज़्यादा तेज़ी से कोई चीज़ घूम रही होती है, जनरली वहाँ पे ज़्यादा मास इन्वॉल्व होते हैं, तो वो एक दूसरे के अराउंड ज़्यादा स्पीड से घूमते हैं। तो when applied to visible matter, even though these laws work well in the solar system, जो ये न्यूटन के जो लॉ हैं हमारे सोलर सिस्टम में तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गैलेक्ट्रिक सेंटर पे काम नहीं कर रहे हैं। तो नीड फॉर एडिशनल ग्रेविटी की ज़रूरत है ये बताने के लिए इतना तेज़ क्यों घूम रहे हैं। और एडिशनल ग्रेविटी कैसे आएगी, एडिशनल मास से आएगी, और एडिशनल मास को हम कह रहे हैं डार्क मैटर। जो डार्क मैटर क्यों, क्योंकि वो मैटर जो कि हमें दिख नहीं रहा है। तो मिलग्रोमियन डायनामिक्स कोई एक थ्योरी थी, अल्टरनेटिव थ्योरी, मॉन्ड इसको कह रहे हैं। एक इजरायली फिजिसिस्ट थे जिन्होंने बोला था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी ब्रेक डाउन अंडर वेरी वीक ग्रेविटेशनल फोर्सेस। कि उन्होंने कुछ और फोर्सेस बताए थे कि वेरी वीक ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हों तो फिर न्यूटन के लॉ उतने काम नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन हुआ क्या है कि जो हमारा ये टेलीस्कोप है, सॉरी ये कैसिनी जो मिशन है, कैसिनी मिशन सैटर्न के ऊपर गया हुआ है, वहाँ से उन्होंने कुछ डेटा लिया और जहाँ पे उन्होंने देखा है कि नहीं ऐसा नहीं है, ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो कहने का मतलब है हो सकता है ये जो थ्योरी थी वो चली गई है, यानी कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की जो मेन थ्योरी है वो और ज़्यादा सीमेंट हो गई है। वो है थ्योरी, मतलब डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जिसके हमें साफ साफ प्रूफ नहीं मिले हैं। कभी हमें कोई ऐसा मैटर नहीं मिला है जो हमें दिख नहीं रहा हो, ऐसा कोई मैटर नहीं मिला है। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत मुश्किल है इस थ्योरी को प्रूव करना, लेकिन इसकी जो राइवल थ्योरीज हैं वो और भी कई गुजरी हैं। तो कहने का मतलब है ये वाली जो थ्योरी थी मॉन्ड थ्योरी वो और मतलब रिजेक्ट हो गई है इसके बाद। तो जो डार्क एनर्जी वाले लोग हैं वो ऑब्वियसली उनकी जो थ्योरी अभी भी वैलिड है, उनकी थ्योरी ज़्यादा वैलिड दिख रही है। तो कैसिनीज ऑर्बिट एंड टेस्टिंग मॉन्ड। द कैसिनी मिशन विच ऑर्बिटेड सैटर्न फ्रॉम 2004 से 17 प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट मॉन्ड। सैटर्न्स ऑर्बिट Saturn orbits the sun at 10 astronomical units AU, मतलब ये डिस्टेंस है कितना दूरी से
कितनी दूरी पे सैटर्न है, अर्थ से सन का डिस्टेंस, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, उससे 10 गुना ज़्यादा दूरी पे सैटर्न घूमता है। अब ये इस डिस्टेंस पे उन्होंने टेस्ट करने की कोशिश करी। अकॉर्डिंग टू मॉन, गैलेक्सीज ग्रेविटी शुड कॉज सैटर्न्स ऑर्बिट टू डेविएट सटली फ्रॉम न्यूटोनियन प्रेडिक्शन। उन्होंने जो प्रेडिक्शंस दी थी, जो मॉन थ्योरी के जनक थे, इजरायली फिजिसिस्ट जो हमने देखे, उनके हिसाब से अगर चलते तो कुछ चेंज आता, बट ऐसा हुआ नहीं। अभी जो भी वो डेटा आया था उसको अभी तक स्टडी कर रहे थे लोग, और फाइनली इस कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं कि नहीं, वो जो थ्योरी थी वो ठीक नहीं थी। तो विच मीन्स ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की थ्योरी टिक रही है ज़्यादा बेहतर। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा डीप में पूछा भी नहीं जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबल प्रोजेक्ट पेंट्स एविडेंस ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया। तो एक ना रिसर्चर्स ने एक ये प्रोजेक्ट करा था, एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, विच विजुअलाइजेस एयर पोल्यूशन इन इंडिया, की डिजिटल फोटोग्राफी की मदद से क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि हवा में कितना प्रदूषण है। ठीक है, ज़्यादा प्रदूषण है तो फिर फोटो में वो पिक्सल्स के फॉर्म में दिख जाएगा। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि विजुअलाइजेस एयर पोल्यूशन इन इंडिया यूजिंग डिजिटल लाइट प्रिंटिंग and low cost sensors. Their work published in Nature Communication aim to raise awareness and spark discussion on their health impact. कि मान लीजिए ये एक पिक्चर है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जहाँ पे जो एयर पोल्यूशन है, कितना एयर पोल्यूशन है, उसको ब्राइटर कर दिया उन स्पॉट्स को। ठीक है, और इसी चीज़ को आप पूरे पे अप्लाई करके देखो, ये एयर है जो हम ब्रीथ कर रहे हैं। ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बस विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना एयर पोल्यूशन है एयर में। ठीक है, तो पोल्यूशन इन द एयर, ये इनकी एयर इन द एंथ्रोपोसीन प्रोजेक्ट। एयर इन द एंथ्रोपोसीन, एंथ्रोपोसीन क्या है देखिए, कई जो लाइफ है, जब से ओरिजिन हुआ है लाइफ का, तब से लेकर अब तक सारी लाइफ को कई सारे एराज और इपॉक्स में बांटा गया है। ठीक है, जब भी जैसे डायनासोर का अपना एक है कि एरा, कि जुरासिक एरा, ट्रायसिक एरा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से ह्यूमंस के आने से जस्ट पहले तक, या ह्यूमंस के बहुत बड़ा इम्पैक्ट देने से जस्ट पहले तक जो एपॉक ख़त्म हुआ था उसको होलोसीन एपॉक कहते हैं। जब से ह्यूमंस आए हैं हमने अर्थ को इतना ज़्यादा चेंज करा है कि ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, हमने ह्यूमंस ने अपना बड़ा मार्क छोड़ दिया है अर्थ पे। इस एरा को जब से ह्यूमंस ने चेंज करा है पूरी धरती को, तब से अब तक के जो टाइम फ्रेम है और आने वाला जो टाइम है, इसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोसीन इपॉक। तो ये जो एरा है, द टाइम ऑफ ह्यूमंस इज नोन एज एंथ्रोपोसीन। तो एयर ऑफ द एंथ्रोपोसीन, ये इन्होंने प्रोजेक्ट करा है कि जब से ह्यूमन आए हैं, ह्यूमंस ने एयर के साथ क्या कर दिया, ये एक प्रोजेक्ट ये चला रहे हैं, ये नाम है। तो चलिए, प्रोजेक्ट क्या है? द इनिशिएटिव नोन एज एयर ऑफ द एंथ्रोपोसीन इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग फोटोग्राफ्स टू स्टिमुलेट डिस्कशन ऑन एयर पोल्यूशन। ये अपने फोटोग्राफ पे वो मार्किंग्स कर देंगे एयर पोल्यूशन के हिसाब से। द फाइंडिंग्स आर पब्लिश, ये सब हमने देख लिया। हाँ, द प्रोजेक्ट कवर्स सिटीज इन 3 कंट्रीज, इंडिया, इथोपिया एंड यूके। ऊपर वाली पिक्चर जो हमने देखी थी, ये वाली, ये यूके की थी। ठीक है, कहाँ पर है ये? होयलियर और सेड बाय टाटा स्टील वर्क। टाटा स्टील, वहाँ पे टाटा स्टील के प्लांट हैं, उन्होंने आई गेस एक स्टील की कंपनी खरीदी थी, जिसके बाद ये टाटा स्टील का उनके पास एक अच्छा खासा इस्टेब्लिशमेंट है इस समय यूके पे, पोर्ट टेलबॉट वेल्स में, जहाँ पे उन्होंने 20 to 30 माइक्रोग्राम्स पर PM 2.5 होते हैं छोटे पार्टिकल्स। इतने माइक्रोग्राम के पार्टिकल, इतने हल्के पार्टिकल जो कि 2.5 माइक्रोग्राम्स के होते हैं, वो जो एयर में सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, और उनको पता है कि ये जितने पार्टिकल हैं वो तकरीबन कितने बैठ रहे हैं, 20 to 30 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। तो कितने बैठ रहे हैं पर क्यूबिक मीटर में, इतने सारे पार्टिकल आपको दिख जाएंगे। वो बस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ जब उन्होंने इंडिया में अप्लाई करी है ना, तो ज़्यादा देखिए, आई थिंक ये भी वेल्स है,
अच्छा ये पालमपुर है इंडिया में, ठीक है, तो वो दिखाने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट सिर्फ इतना है, आपको फोटोग्राफ पे दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितने कंसंट्रेशन है पॉल्यूशन का। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में इसमें जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस इतना सही काम कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं एग्जैक्टली कितना एयर पॉल्यूशन का इम्पैक्ट होगा, कुछ बस विजुअलाइज कराना है कि आपको दिखाई दे इतना पॉल्यूशन होता है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, आप हेल्थ इम्पैक्ट वगैरह देख सकते हैं। 2.5 का क्या होते हैं, बहुत अति सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं ये, जो कि लंग्स के एल्वियोलर सैक्स में ये चले जाते हैं। एयर जो हम ब्रीथ करते हैं उसके साथ अंदर जाते हैं, और फिर वो जो ये जो एल्वियोलाई होते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, बलून की तरह होते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं ये बलून फूल जाते हैं, अब यहाँ पे एयर का एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। अगर ये पार्टिकल अंदर जाएंगे, इन पोर्स में अटक जाएंगे, तो कहने का मतलब है इसको कंजेस्टेड कर देंगे लंग्स को, हमारी एयर की ब्रीदिंग कैपेसिटी जो है कम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली अस्थमा जैसे डिजीज़ वगैरह हो सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने इसके अलावा हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कैंसर जैसी चीज़ें भी लिखी हैं। चलिए आगे चलते हैं। तेलुगु देशम पार्टीज विक्ट्री स्पर्स रिन्यूड पुश फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर आंध्र प्रदेश। देखो, अब तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्म करी है इस बार। आई थिंक अराउंड 16 सीट्स उन्हें मिली हैं और अराउंड 23 सीट्स टोटल आंध्र प्रदेश में हैं। तो ऑलमोस्ट एक क्लीन स्वीप की तरह, क्लीन स्वीप नहीं है, 4 सीट आई थिंक बीजेपी को गई हैं और एक और किसी पार्टी को 3 सीट गई हैं। तो ये जो टोटल सीट का बंटवारा है वो ये चीज़ दिखाती है कि, और हमें एक चीज़ और देखिए, एनडीए में जो बीजेपी है उसके वो क्लियर कट 272 वाले मार्क को क्रॉस नहीं करी है। तो मतलब क्या है, 240 सीट के साथ उन्हें तेलुगु देशम पार्टी की सपोर्ट की और नीतीश कुमार के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसे में क्या है कि सरकार बनाए रखने के लिए ये साफ साफ चीज़ दिखाई दे रही है हमें कि कुछ कंसेशंस देने पड़ेंगे बीजेपी को। और कंसेशंस क्या हैं, दोनों ने, बिहार ने और आंध्र प्रदेश ने हिस्टोरिकली ये डिमांड हमेशा करी है कि उन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया जाए। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है, जो सेंटर के टैक्सेस हैं उसमें से 42% का शेयर या कुछ शेयर अभी जो कि फ़िलहाल 42% है वो स्टेट्स में बंटता है बराबर बराबर। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जिनको इस 42% के अलावा भी थोड़ा और दिया जाता है, ये होती हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की स्टेट्स। कौन सी स्टेट्स होती हैं, जनरली ये वो स्टेट्स होते हैं जो बॉर्डर लाइन एरियाज़ पे हो, जहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट उतना ज़्यादा हुआ ना हो, जहाँ पे जो टरेन हो वो डिफ़िकल्ट हो और इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ ऐसी नीड्स हो, ऐसी स्टेट्स को ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है। ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं, सारी की सारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स 8 की 8, ठीक है। इसके अलावा हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। अब लद्दाख अलग बन गया है, उसको अभी तक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिला है। जो नया फाइनेंस, ये कहाँ मिलता है ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, हमारा जो फाइनेंस कमीशन है वो बताता है कि हाँ इस स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दो और इस हिसाब से जो टैक्स का शेयर है वो बांटा जाए, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश ने अक्सर ये स्टेटस की डिमांड करी है और बिहार ने इसलिए डिमांड करी है क्योंकि जनरली इंडिया का सबसे बैकवर्ड इलाका है बिहार, और आंध्र प्रदेश ने सिर्फ इसलिए कि हमें इंडस्ट्री ग्रो करनी है, थोड़ा और पैसे दे दोगे हम इंडस्ट्री ग्रो कर देंगे और ये सब, तो खाली इस वजह से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड हुई है। और एक्चुअली इतना अच्छा स्टांस नहीं है आंध्र प्रदेश का, उतना क्लेम में कोई वज़न नहीं है कि क्यों स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाना चाहिए। तो बट एनीवे पॉइंट ये है कि अगर तेलुगु देशम पार्टी इतनी स्ट्रांग है और इनके पास इतनी सीट हैं कि वो एट रैंसम रख दे बीजेपी को, तो हो सकता है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कंसेशन देना पड़ जाए बीजेपी को एनडीए की सरकार बनाए रखने के लिए। तो बस इसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये पढ़ रहे हैं, हो सकता है ये डिबेट वापस रिवाइव हो जाए, ठीक है। तो और प्रॉब्लम क्या है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, इनफैक्ट हम चाह रहे हैं ये स्टेटस ही हट जाए, सारी स्टेट्स को बराबर बराबर पैसा मिले, है ना, ये भी एक डिबेट है काफ़ी टाइम से। तो एनीवे
बट ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की अलग नीड्स हैं, बॉर्डरिंग स्टेट्स की अलग नीड हैं, उनको कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के हिसाब से फंड्स मिलने चाहिए। तो सरकार यही मानती है। अब सेंट्रल इंडिया में या मेनलैंड इंडिया में उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतनी इस टाइप की स्पेशल नीड्स नहीं है। तो एनीवे क्या है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है, 5th फाइनेंस कमीशन में इंट्रोड्यूस करा गया था 1969। फाइनेंस कमीशन क्या होती है, आर्टिकल 280 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि एक ऐसी कमीशन होगी जो कि ये बताएगी कि सेंटर अपने रिसोर्सेज में से क्या पोर्शन है और जो कि वो स्टेट में बांट दें और किस किस तरीके से ये पोर्शन बांटे। तो यही चीज़ उन्होंने बताई थी कि भाई हम जैसे भी डिवाइड कर रहे हैं पैसा स्टेट्स में, इसके अलावा एक कैटेगरी और बना दो, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ठीक है, वो स्टेट्स जिनकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा नीड है और उनको थोड़ा और पैसा मिलना चाहिए टू सपोर्ट स्टेट विद हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेजेस, जो कि डिसएडवांटेज पे हैं। और उन्होंने क्राइटेरिया लिखा था, डिफिकल्ट टेरेन हो, मान लीजिए फॉरेस्टेड रीजन है या हिली रीजन है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो, ज़्यादा पॉपुलेशन हो नहीं, अगर पॉपुलेशन होगी नहीं तो कंजम्पशन कौन करेगा, टैक्स कौन भरेगा, जीएसटी कौन देगा, यानी कि इन स्टेट्स को टैक्स नहीं मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत लो डेंसिटी है, जगह बहुत ज़्यादा है मैनेज करने के लिए, तो वो कैसे मैनेज करेंगे, लो पॉपुलेशन डेंसिटी इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन हों, क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली ये मतलब समझ आता है कि हाँ उनकी कुछ इकोनॉमिक नीड्स हैं, डेवलपमेंट के राह पे वो थोड़े से पीछे हैं, है ना। और बॉर्डर लोकेशंस, चाइना के साथ बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, वहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डिसएडवांटेज पे नहीं रह सकते। हमारे जो आर्मी के कॉर्डन्स हैं उनको मूव करने के लिए चीज़ें चाहिए, तो वहाँ पे खर्चा करने के लिए स्टेट के पास भी पैसा हो, ऑब्वियसली सेंटर भी अपना खर्चा तो करेगा ही, और फिर इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस हो, ये क्राइटेरिया उन्होंने रखा था। ठीक है, अब इस क्राइटेरिया में कहाँ पे फिट हो रहा है आंध्र प्रदेश, नहीं फिट हो रहा। तो दिस स्टेटस वाज डिजाइन टू असिस्ट these states in their development effort by providing them with additional financial aid and incentives। अब इस पर एक डिबेट हो रही है, क्या हमें डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। 14th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ special category status mechanism, proposing instead that the resource gap of the state be addressed by increasing devolution of tax revenue 32% से 42% कर दिया जाए। सरकार ने ये चीज़ मान ली, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हटाया नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बॉर्डरिंग स्टेट की बहुत स्पेशल नीड्स हैं, हमें चाहिए ही। आंध्र प्रदेश को उसके हाल पे नहीं छोड़ सकता कि इतने लो पॉपुलेशन डेंसिटी से वो अपने टैक्स रिसोर्सेज बना भी लें, है ना। तो डिस्पाइट दिस 11 स्टेट्स इंक्लूडिंग एंटायर नॉर्थ ईस्ट, पूरी 8 की 8 स्टेट, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, 8 स्टेट्स, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनको दिया गया था। अब जम्मू कश्मीर का विभाजन हो चुका है, तो हो सकता है लद्दाख को भी अलग से एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाए। अभी तक नहीं मिला, नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन 16th में हो सकता है मिल जाए, अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रही है, याद रखिए। और किसने बोला था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हटा दीजिए, इससे पिछली वाली ने, 14th फाइनेंस कमीशन ने, ठीक है, हर 5 साल में बनती है। व्हाई डज आंध्र प्रदेश वांट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, उन्होंने ये कहा है कि जब से 2014 में बाइफर्केशन हो गया है यूपीए गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस, जब इन्होंने बाइफर्केशन करा था तब प्रॉमिस करा था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाएगा रेजिडुअल ऑफ आंध्र प्रदेश को, टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू एंड डेवलपमेंट एसेट पर्टिकुलरली फ्रॉम हैदराबाद विच बिकेम पार्ट ऑफ तेलंगाना। कि हैदराबाद एक बड़ा इकोनॉमिक सेंटर था, वहाँ से काफ़ी टैक्स आता था, वो चला गया, प्लस तेलंगाना में कई सारे माइनिंग एरियाज हैं एक्चुअली, वहाँ से रेवेन्यू आता था, वो चला गया। अब कोस्टल आंध्रा ये कह रहा है, या आंध्र प्रदेश ये कह रहा है कि हमें इसके बदले में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो आपने प्रॉमिस करा था वो कर दो, ठीक है, जिन्होंने प्रॉमिस करा था वो तो चले गए। तो दिस प्रॉमिस वाज सीन एज essential to address financial disparities and development challenges faced by the new state। तो ये प्रॉब्लम से अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ऑब्वियसली अगर एक स्टेट को दे दिया स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये फिर एक पेंडोरास बॉक्स होगा, खुल गया तो फिर हर स्टेट मांगेगी, तो ये काम तो नहीं करा जा सकता। ऑब्वियसली पॉलिटिकली ये कोई सेंस नहीं बना रहा, और इकोनॉमिकली भी ये कोई सेंस नहीं बना रहा कि अच्छी खासी प्रॉस्परस स्टेट ये चीज़ मांगे। मतलब बिहार ने भी मांगा होता तो बात है, बिहार ने मांगा है वैसे, बट ये पेंडोरस बॉक्स नहीं खोला जा सकता। क्या करा जा सकता है कि जो डेवलपमेंट नीड है, कि हाँ तेलंगाना से थोड़ा सा पिछड़ा हुआ आंध्र प्रदेश, जो
सीमावर्ती जो कोस्टल इलाके हैं वहाँ पे स्पेशली प्रोजेक्ट्स चला दिए जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के, दूसरी तरीके से वो नीड्स फुलफिल हो जाए। और सरकार ये चला रही है, सरकार ने साबरमाला प्रोजेक्ट जो बनाया है, जहाँ पे हमें मेजर और माइनर पोर्ट्स को डेवलप करना है अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया, ताकि हम एक्सपोर्ट जोन्स बना पाएँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जोन्स बना पाएँ। ठीक है, तो इन जोन्स में, ये कौन से जोन है कि जो कोस्टल एरिया पे पोर्ट है, पोर्ट के 200-300 किलोमीटर तक अंदर तक ये जोन है, जिसको कि हमें रेलवे से कनेक्ट करना है, रोड से कनेक्ट करना है, ताकि ये एक्सपोर्ट, जो इवैक्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट है कि हिंटरलैंड से भी बाहर प्रोडक्ट्स आएँ, इन पोर्ट्स पे असेंबल हो और फिर एक्सपोर्ट हो जाए। ये चीज़ डेवलप करनी है हमें सागरमाला प्रोजेक्ट में। हम इसी टाइप के प्रोजेक्ट्स के थ्रू ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, अदरवाइज कोई मतलब बैठता नहीं। ठीक है, फाइनेंशियल डिस्पैरिटीज पोस्ट बाइफर्केशन, आंध्र प्रदेश हैज स्ट्रगल्ड विद फाइनेंशियल डेफिसिट्स, इंक्रीजिंग डेट थोड़ी सी बढ़ रही है। Presentation by the Andhra Pradesh government to Niti Aayog highlighted that 14 finance commissions estimate of post-devolution revenue deficit for AP was significantly lower than actual deficit। उन्होंने ये बताया था कि फाइनेंस कमीशन ने कि जब विभाजन हो जाएगा स्टेट का तो रेवेन्यू किस तरीके से बटेगा, बट रेवेन्यू उससे भी कम आया है। ऑल्दो जीएसटी का ग्रोथ बहुत अच्छा है आंध्र प्रदेश का, पर फिर भी डेट और ज़्यादा बढ़ गई है। दैट्स वाई हुआ क्या है कि स्टेट्स डेट हैज़ राइजन शार्पली, इलस्ट्रेटिंग सीवियर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। इकोनॉमिक डिसएडवांटेज क्या है कि बाइफर्केशन से हुआ क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा तेलंगाना में गई है एरिया के कंपैरिजन में। डेट लाइबिलिटीज बट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ रेवेन्यू जनरेशन एसेट्स जो है वो यहाँ नहीं, पॉपुलेशन एक्चुअली आंध्र प्रदेश में ज़्यादा गई है, ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड इलाका आंध्र प्रदेश है, ना कि तेलंगाना हिली रीजन है, और जो आंध्र प्रदेश है वो डेल्टाइक रीजन है जनरली, जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं कोस्ट से, फिशिंग विलेजेस वगैरह काफ़ी हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी अच्छी खासी है। तो लेकिन आप कहने का मतलब है पॉपुलेशन उनके पास काफ़ी गई है, डेट काफ़ी गई है, लाइबिलिटीज़ काफ़ी चली गई हैं, लेकिन रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स कम गए हैं, मतलब जैसे कि माइनिंग एरियाज होगा, ये सब थोड़े कम गए हैं। दिस हैड लेड टू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्बैलेंस विद स्टेट प्राइमरीली रिलाइंग ऑन एग्रेरियन एक्टिविटीज एंड लैकिंग इकोनॉमिक बायंसी एज सीन इन तेलंगाना विच रिटेन हैदराबाद एंड इट्स एसोसिएटेड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है, हैदराबाद एक बड़ा आईटी सेंटर है, तो काफ़ी टैक्स उस सेंस में भी आता है। तो ये सारी चीज़ हैं। तो व्हाट वुड गेटिंग SCS मीन फॉर आंध्र प्रदेश, ये मैं आपको समझा ही चुका हूँ। ठीक है, इसको फिर स्किप करते हैं हम, बस ये है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। नेक्स्ट, PMI सिग्नल्स सर्विसेज ग्रोथ रिसीडेड टू 5-month लो इन May। PMI क्या होता है? परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो परचेजिंग मैनेजर्स कौन है? वो लोग जो कि अपनी कंपनियां चला रहे हैं, अपने धंधे चला रहे हैं, और वो लोग रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, और ये वो लोग हैं जिनका कॉन्फिडेंस ये दिखाएगा कि इकोनॉमी में कितना कॉन्फिडेंस है, इकोनॉमी कितना आगे चल सकते हैं। अगर ये लोग कॉन्फिडेंट है तो ये और ज़्यादा लोन लेंगे, और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो होता क्या है कि PMI में हम करते क्या है कि जनरली एक सर्वे करा जाता है, इट इज़ बेस्ड ऑन सर्वे ऑफ परचेजिंग मैनेजर्स एट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। ठीक है, और इन सर्वे में ये देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग क्या कह रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव राय रख रहे हैं कि हाँ इकोनॉमी अच्छी चल रही है, क्या ये नेगेटिव राय रख रहे हैं नहीं इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही, इसके ऊपर सर्वे होता है। अगर 50 से ऊपर है स्कोर, रीडिंग 50 से ऊपर है PMI की, एक कैलकुलेशन मैकेनिज्म होता है, तो कहते हैं कि हाँ बढ़िया है, इकोनॉमी में एक्सपेंशन हुआ है। 50 से कम है तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ठीक है, तो हुआ क्या है कि वैसे 50 से ऊपर ही है, यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया, 50 से ऊपर ही है हमारा, आई थिंक 57-58 कुछ चल रहा है PMI, लेकिन 5 मंथ के लो पर है। 5 मंथ पहले एकदम हाई था, पीक पे था हमारा PMI। तो ये चीज़ है, न्यूज़ क्या है कि PMI सिग्नल्स सर्विसेज ग्रोथ रिसीडेड टू अ 5-month लो इन May। जो सर्विसेज हैं हमारी, सर्विसेज कौन सी हो गई, IT वगैरह तो आप जानते ही हैं, बैंकिंग सर्विस हो गई, टूरिज्म वगैरह हो गया, और ये सारे जितने भी सर्विस सेक्टर है वो सारे, उनमें जो ग्रोथ है उसमें उतना अच्छा ग्रोथ नहीं दिख रहा है अब हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो बस
PMI ऑब्वियसली सर्वे पे बेस्ड है, ओपिनियन पे बेस्ड है, इतना कोई कंक्रीट इंडिकेटर नहीं होता, ज़्यादातर लोग उस पर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन परचेजर्स ध्यान देते हैं, मैनेजर्स ध्यान देते हैं, और इसलिए सरकार और पॉलिसी मेकर भी ध्यान देते हैं। ये कौन दिखता है? इन्वेस्टर दिखता है कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनमें कितना कॉन्फिडेंस है, इसलिए पॉलिसी मेकर का देखना ज़रूरी होता है, और एनालिस्ट देखते हैं इस डेटा को। नेक्स्ट चलते हैं, हेल्थ एंड डिफेंस मिनिस्ट्रीज टू सेटअप टेली मनास सेल। मनास क्या है कि सरकार मेंटल हेल्थ के लिए एक सेल बना रही है। क्या है टेली मनास? क्या है? टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, कि एक नेटवर्क बना दे रही है जो कि टेलीमेडिसिन के थ्रू मेंटल हेल्थ को एड्रेस कर सकें इस इशू को। हमें ये ध्यान देना होगा क्या कि जो मेंटल हेल्थ का इशू है, जनरली इसको एड्रेस करने का एक तरीका जो होता है वो काउंसलिंग होता है, और काउंसलिंग होती है महंगी, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ट्रैवलिंग में आपको बार बार जाना पड़ेगा, एक सेशन से काम नहीं चलेगा, मल्टीपल सेशंस होते हैं। तो अक्सर यहाँ पे टेली कंसल्टेशन एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। तो क्या है कि जनरली जो व्यक्ति पेशेंट होगा वो कॉल करेगा हेल्पलाइन पे, ठीक है, और फिर कनेक्ट करेगा विद ए ट्रेन्ड accredited counselor. You may be connected with a mental health specialist. काउंसलर से काम नहीं चला, और एक स्टेप आगे, इन केस स्पेशलाइज्ड केयर इज रिक्वायर्ड, और फिर यू कैन कनेक्ट विद मेडिकल रिसोर्सेज जैसे ई-संजीवनी फॉर इन पर्सन एंड ऑनलाइन सर्विसेज। तो एक नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी काउंसलर्स हैं उनको एम्प्लॉय करके उनके लिए एक नेटवर्क क्रिएट हो जाए, और इस नेटवर्क पे लोग कॉल करके अपने मतलब सर्विसेज ले सकें, है ना, लोग कनेक्ट कर सकें। ऑब्वियसली एक टैबू इशू है, कोई अगर किसी के क्लिनिक तक जा रहा है तो ये बातें ना खुलें। बहुत अच्छा तरीका है, लोग घर बैठे ही काउंसलिंग ले लें, है ना। तो व्हाट इज़ टेली मनास सेल कि एक इनिशिएटिव है फैसिलिटेटिंग टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया, जो हमने ऊपर देखा। कौन कर रहा है? इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जो कि ऑपरेट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड डिफेंस मिनिस्ट्री हमारी, ठीक है। एम्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव मेंटल हेल्थ सपोर्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन जनरल पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। आगे चलते हैं। HRW says Israel used white phosphorus in Lebanon, ठीक है। आप हल्का सा मैप देख लें, ये मैप उतना क्लियर नहीं आ रहा है। इस तरह देखिए कि लेबनान ये है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। अब ये इज़राइल है, ठीक है, इज़राइल पे ये वेस्ट बैंक है, इधर तो नीचे थोड़ी सी गाज़ा पट्टी आती है, थोड़ा और इधर जाएंगे यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला आता है, अगर इस मैप को हम बड़ा इमेजिन करें, ठीक है। इज़राइल के जस्ट नॉर्थ में आता है लेबनान, एक अरब स्टेट है, अरब स्पीकिंग कंट्री है, ठीक है। किसी ज़माने में एक फ्रेंच कॉलोनी थी, अब जिसकी यहाँ पे बेरूट कैपिटल है। आपने 2-3 साल पहले बेरूट पे के पोर्ट पे एक ब्लास्ट हुआ था, वो डिज़ास्टर की भी न्यूज़ सुनी होगी। एनीवे, तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि ये वाइट फॉस्फोरस यूज़ कर रहे हैं। वाइट फॉस्फोरस जनरली इस टाइप के ट्रेल्स छोड़ता है सब हम, और वाइट फॉस्फोरस क्या होता है? जनरली एक बर्निंग नेचर का सब्सटेंस हो जाए जो कि नेचुरली एयर में बर्न करना शुरू कर देता है। ये जहाँ पे जाएगा वो झुलसा देगा उस जगह को, वहाँ पे इग्नाइट कर देगा नई फायर। इस टाइप के केमिकल वेपन को यूज़ करना मतलब एक्चुअली बैंड है दुनिया में, बट एनीवे ये कहा गया है कि इन्होंने वाइट फॉस्फोरस यूज़ कराया। ऑब्वियसली उसकी तस्वीरें आई हैं। तो वाइट फॉस्फोरस इज हाईली रिएक्टिव केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन वेरियस मिलिट्री एप्लीकेशन। इट कैन क्रिएट स्मोक स्क्रीन्स, मार्क टारगेट्स, एंड कंट्रोवर्शियली इज एन इंसेंडियरी वेपन जो कि गिरने के बाद इग्नाइट करता है फायर, ठीक है। मतलब उसके कई सारे ड्रॉपलेट्स अगर जगह जगह छोड़ दिए गए हैं तो उस लोकेलिटी में आग लग जाएगी। ये पॉसिबल है क्योंकि वो नेचुरली फायर क्रिएट कर सकता है। इट कैन क्रिएट स्मोक्स, हाँ ठीक है। अपॉन एक्सपोजर टू एयर इट इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली, बर्निंग एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स, इट कैन कॉज सीवियर बर्न अपॉन कॉन्टैक्ट विद ह्यूमन स्किन, ऑफन बर्निंग डाउन टू द बोन। इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि वो बर्न करने के बाद आपके बोन तक चला जाता है। तो ये एक ऑब्वियसली एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अगर इजराइल इस चीज़ को यूज़ कर रहा है तो जनरली जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि ह्यूमन राइट वॉच इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन राइट वॉच ने ये सारे क्लेम उठाए हैं कि ये चीज़ यूज़ हो रही है। अब ह्यूमन राइट वॉच है क्या? एक NGO है
लोगों को लगता है यूएन से एसोसिएटेड है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है, 90 कुछ कंट्रीज़ हैं, 90 कंट्रीज़ में यहाँ ऑपरेट करती है, ठीक है। और जनरली इसको वेस्ट का मतलब पालतू पैरट माना जाता है कि जनरली वही स्टैंस लेती है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ले रही हैं, और जनरली जो वेस्ट के खुद के ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं उनको उतना उजागर नहीं करती है। बट एनीवे, एक बहुत इंपॉर्टेंट एनजीओ है दुनिया भर में, जहाँ पे भी ह्यूमन राइट वायलेशन होती है जनरली ये ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को उजागर करती है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स।